लेकिन मैं चाहता हूँ एक दफ़ा पे नोट को कैसे बनाते हैं, एक फाइल के अंदर होता है GC या BCD है, एक फाइल के अंदर जो हमारा हाइपोथेसिस है फंक्शन है उसे कैसे लिखते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है पाइथन के अंदर वो बताई है। एक फाइल के अंदर किस तरह से कॉस्ट फंक्शन लिखा जाता है और कॉस्ट फंक्शन की वेरी करने से क्या उसका अफेक्ट होता है पैरामीटर में दिखाया है, और एक फाइल के अंदर किस तरह से ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम काम करता है उसकी ग्रेडिंग पर। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ेंगे। जस्ट आपने बहुत होना एक जस्ट उनको ध्यान करके आप नाम ले सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपको इसी फाइल के अंदर इसमें ठीक है। अच्छा जी, अब जरा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली देखें आज अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रिग्रेशन एल्गोरिथम के हवाले से उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है कि हिस्ट्री से बात किया है कि उसके हमने फंक्शन या उसके मॉडल की बात की है। उसका मॉडल कौन सा यूज़ किया हमने, fx is equal to wx plus b। इसी तरह से इसकी रिग्रेशन एल्गोरिथम विद वन वेरिएबल, इसके लिए जो हमने कॉस्ट फंक्शन को यूज़ किया वो क्या था जी, मीन स्क्वायर एरर which is j curly b 1 over m summation I is equal to 1 over m fxi minus y plus 2। अच्छा, इसी तरह से इसके पैरामीटर को फाइंड करने के लिए जो मेथड हमने यूज़ किया वो था ग्रेडियंट डिसेंट का। वो क्या है बेसिकली, रिपीट until converge। क्या स्टेप रिपीट करने हैं, w is equal to w minus alpha 1 over m summation I। ये डेरिवेटिव को मैं बोल रहा हूँ, इसके डेरिवेटिव की टर्म्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद बनेगा fxi minus y into x। सारी बात लास्ट में डेरिवेटिव लेने के बाद, और इस तरह से b is equal to b minus alpha 1 over m। आवाज नहीं है माइनस y और मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये हमने टर्म्स जो थी ना जो निकाली थी ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये हमारा एल्गोरिथम है ग्रेडियंट डिसेंट, जिसको हमने यूज किया इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑप्टिमल। तो ये सारा कुछ अभी तक हमने पढ़ा है इसके कॉन्टेक्स्ट में, लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल, इस एल्गोरिथम के लिए। अब बड़ी तो जैसा आपने पास में इस एल्गोरिथम को ना ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम लिटरेचर के अंदर इसका एक नाम यूज किया जाता है। उसका नाम पता क्या किया जाता है, उसे कहते हैं ये है बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अब जरा बैच की मतलब यहाँ पे क्या है, तो उसको जरा सुन लीजिएगा बड़ी वजह से प्लीज। आपने मुझे बल्कि बताओ, मुझे ये बताया कि एक दफ़ा इस पैरामीटर को अपडेट करने के लिए, यानी ये इसकी पुरानी वैल्यू थी, इसके अंदर नई वैल्यू रखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस पर गौर करना है, क्या करना पड़ा इस वाली क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, इस तरह के अंदर क्या हो रहा है, ये इस पूरी टर्म के अंदर ये फैक्टर क्या है, ये वाली टर्म क्या है, ये जो सबट्रैक्शन है दो वैल्यूज है, ये क्या कर रहा है जी, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, लॉस फाइंड कर रहे हैं। कितनी एग्जांपल का जी है, क्या मतलब सारी ट्रेनिंग सैंपल का जो एरर है, जो लॉस है, उसे फाइंड कर रहे हैं और उन्हें बस ऐड कर रहे हैं और उसके बाद उसे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मेरी बात समझ आएगी, यानी कि एक वैल्यू को अपडेट करने के लिए, एक दफ़ा पैरामीटर को अपडेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी एग्जांपल का डिफरेंस देख रहे हैं, प्रेडिक्शन का किसके साथ, ग्राउंड के साथ, यही काम कर रहे हैं और फिर हम ऐड कर रहे हैं। यानी एक दफ़ा अपडेट करना है तो एक दफ़ा अपडेट करने से पहले आपको सारी की सारी जो प्रेडिक्शंस हैं उनका सारी की सारी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनके साथ डिफरेंस फाइंड करना और उनको फिर ऐड करना पड़ेगा और हाँ इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना। तो
देन आप क्या करते हैं, वेट्स को अपडेट कर रहे हैं। तो इस स्कीम को, इस तरीकाकार को जो नाम दिया जाता है कहते हैं ये बैच ग्रेडियंट्स है। क्या मतलब सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को एक दफ़ा देख लें आप और उसके बाद वेट्स को अपडेट करें। यानी यहाँ पे सारी की सारी एग्जाम्पल को देखा जाए। ये वाला फैक्टर क्या बता रहा है, 1/m, ये जो समेशन है वो डिफरेंस है, ये बता रहा है कि सारी की सारी 1 से लेकर m तक आपने एग्जाम्पल देखी और उनका डिफरेंस फाइंड किया है और फिर उसके बाद उन्हें ऐड किया है और फिर उसके बाद वेट्स को अपडेट किया है। कैसे करके, w माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू। अच्छा, अब जब आप सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को देख लेते हैं तो इसका नाम देते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक, बात बता दी है। अच्छा, एक इस, अच्छा ये है बैच। इसके अलावा क्या, इसके अलावा कोई और वेरिएंट्स भी हैं? सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ बैच ग्रेडियंट डिसेंट के साथ ही इसे अपडेट कर सकते हैं, क्या अपडेशन का कोई और तरीका नहीं है, क्या और एल्गोरिथम है? तो उसका आंसर है हाँ जी है। इसके दो नॉन बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम हैं। एक का नाम है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? और अब देखिए बड़ी तवज्जो से, बहुत आसान सी बात कि आप ये वाला फैक्टर प्रेजेंट बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। ये स्पेशल हो रही थी और इसका क्या मतलब है? स्टोकेस्टिक का ये मतलब है जो मैंने अभी ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर चेंज किया। बता सकते हैं क्या मतलब है इसका? जी हाँ, हर एग्जाम्पल के बाद ही वेट्स को अपडेट कर, मतलब आपने एग्जाम्पल सेट की, उसके बाद उसकी प्रेडिक्शन में उसको माइनस कर दें किसके साथ, उसकी ग्राउंड के साथ, और जो आंसर आए उसे इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये जो एक वैल्यू बने उसे वेट से सबट्रैक्ट करें। यानी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या हुआ कि आपने जस्ट एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल सेट की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आंसर आया उसको यूज करके आपने वेट्स को अपडेट किया। ठीक है, ये दोनों के साथ, W और T के साथ। अच्छा जी, इसी का तीसरा वेरिएंट है, उसका नाम है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? आप समेशन इस्तेमाल करते हैं लेकिन कैसे करके बनाएंगे, ऐसे ही समझें। मिनी बैच ये है कि वो जो ज़्यादा एग्जाम्पल थी आपकी, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं इसको बताने लगा, ऐसे वाले टोटल एग्जाम्पल हैं आपकी 100। मिनी बैच का क्या मतलब है? आपने इसके छोटे छोटे बैचेस बना दें, यानी कि 25 के, मैं कहूँ या 20 के बैचेस बना दें। तो 100 एग्जाम्पल ओवर 20 के बैचेस के अंदर डिवाइड कर दें तो कितने बैचेस बने इसको? जी 5 बैचेस। इसका क्या मतलब है? 5 एग्जाम्पल का एरर देखने के बाद वेट्स को अपडेट, हर 5 एग्जाम्पल को देखने के बाद वेट्स को अपडेट, दिस इज कॉल्ड मिनी बैच। लेकिन ये जो दोनों मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसकी डिटेल इंशाल्लाह जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे ना, एल्गोरिथम की ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो ये बात वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट मैं आपको चाह रहा था आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ आगे, यानी कि अभी जितने भी एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे पास डाटा सेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है। ये जो स्टोकेस्टिक की बात कर रहा हूँ या मिनी बैच की बात कर रहा हूँ, ये एल्गोरिथम बेसिकली उस वक्त यूज़ की जाती है जब आपका जो डाटा सेट है ना वो मिलियंस के अंदर है। तो अभी जो हम डाटा सेट यूज़ करेंगे वो मिलियन के अंदर नहीं है, वो 100 के अंदर या 200 के अंदर है। तो इट्स फाइन, हम जो वेट्स अपडेट करने के लिए जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज़ करेंगे इसको आज की बात समझ आ गई। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इसके दूसरे वेरिएंट के साथ। अच्छा जी, आप जरा हम बात कर लेते हैं, हाँ जी कोई सवाल। अच्छा जी, अब हम दोनों इम्प्रूवमेंट्स की बात करें। रिग्रेशन एल्गोरिथम विद वन वेरिएबल जिसको हमने डिस्कस किया है, उसके ना 2 इम्प्रूवमेंट्स की बात है। अच्छा जी, पहली इम्प्रूवमेंट बड़ी वजह से आप यानी कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम की रिग्रेशन वन वेरिएबल हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी
in order to find the optimal parameter we use gradient या बैच gradient descent algorithm। तो बैच gradient descent algorithm के बारे में हमने ये पढ़ा, ये जाना है कि एक आइटरेटिव एल्गोरिथम है। क्या मतलब, आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑप्टिमल पैरामीटर की तरफ जाते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेके जाते हैं। ठीक है, बात समझ आए? अभी हमने उसे देखा है वो उस वक्त तक चलता रहता है, रेपिटेशन होती रहती है जब तक कन्वर्जन नहीं होती। ये पता ना उसके बारे में। अच्छा, एक मसला तो उसका ये है। अच्छा, दूसरा उसका मसला ये है बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के अंदर कि आपको बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर हमेशा अल्फा की वैल्यू उसके अंदर फिक्स करनी पड़ती है। यानी कि एक अल्फा जो हाइपर पैरामीटर है आपको बिफोर ट्रेनिंग उसको फिक्स करना पड़ता है। तो अगेन ये भी हर एप्लीकेशन के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो ये ढूंढना एक एक्चुअली एक एफर्ट है, एक्चुअली एक काम है। तो आपको दो काम करने पड़ रहे हैं, दो मसले हैं इस एल्गोरिथम के अंदर। एक मसला ये है कि ये ऑप्टिमाइज, ये जो है एफिशिएंट है, आइटरेटिव है, बड़े सारे आइटरेशन के बाद आप जो है ऑप्टिमल पैरामीटर फाइंड करना है। दूसरा मसला इसका ये है कि आपको अल्फा की वैल्यू जो है ना वो ढूंढना पड़ती है। अच्छा, अब सवाल ये है अगर इसके साथ ये कोई मसला है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के साथ, तो क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? तो उसका आंसर है हाँ जी है। तो उसका आंसर ये है, इसका अल्टरनेटिव उसका नाम है नॉर्मल इक्वेशन। बाय यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्टिमल पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, W और D को हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे समझे, नॉर्मल इक्वेशन क्या है, जस्ट एक फार्मूला है जिसको यूज करके आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक मैथ का एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वो आपको एक स्टेटमेंट जो है जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऑप्टिमल पैरामीटर। मेरी बात समझ आ रही? तो ये बेसिकली फायदा है इसका नॉर्मल इक्वेशन। हाँ, इसके मसले भी हैं जब, और उसके मसले क्या है वो इंशाल्लाह मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा जब हम इस वाली नॉर्मल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और जब हम इसे ड्राइव कर लेंगे और जब हम इसे यूज़ कर लेंगे तो फिर इसका मैं कंपैरिजन करूँगा कि इसका क्या कंपैरिजन है या ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के साथ। ठीक है, एक बात तो ये हम इम्प्रूवमेंट में एक नॉर्मल इक्वेशन को लेके आए। अच्छा, दूसरी इम्प्रूवमेंट क्या है? दूसरी इम्प्रूवमेंट ये है कि जनाब हमने अभी तक वन वेरिएबल लगा लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को डिस्कस किया है जस्ट वन वेरिएबल के साथ, जबकि अब हम चाहेंगे हम यूज़ करें लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम के साथ हम मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ करें या मल्टीपल फीचर्स को यूज़ करें। देखिए अभी तक हमने कितने फीचर यूज़ किए हैं बता सकते हैं जी? शाबाश, के क्या नाम था जी? हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के केस के अंदर साइज, घर का साइज, उसकी बुनियाद में हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को प्रिडिक्ट करें। तो जनरली तो ये नहीं होगा किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक ही फीचर हो। जनरली होगा क्या, हमारे पास मल्टीपल फीचर। तो उस के अंदर जैसे इमेजेस के केस में क्या हमारा डाटा इमेजेस का होगा, आप देखेंगे हर पिक्सल की इंफॉर्मेशन जो है ना वो फीचर है, वो एक वेरिएबल। ठीक है, तो उसको हम यूज़ करें तो वो एल्गोरिथम कैसा बिहेव करेगा। तो अभी हम जा रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करें। तो इस एक्सटेंशन के अंदर क्या है कि जब हम अगर मैं बात करूँ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के केस के अंदर, तो वहाँ पे जैसे आपको पहले पता है साइज की इंफॉर्मेशन एक फीचर है, एक वेरिएबल है। इसी तरह से और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, जैसे मैं कहूँ घर की एज कितनी है, घर पुराना है या नया है, कितने सालों के इसे बनाए हो। इसी तरह से और क्या हो सकता है फीचर जी, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं। इसी तरह से क्या हो सकता है, नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं एंड सो ऑन। तो बड़े सारे फीचर जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब मैं अगर इन वाले फीचर्स को किसी तरह से विजुलाइज करना चाहूँ, मतलब क्या पहले देखिए हमारा डाटा सेट ऐसे है, अभी तक तो मैंने आपको दिखाया कि ये वाला x है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास y है, और x और y के इंफॉर्मेशन कैसे करके हमारे पास पड़ी है कि x से सवाल है घर के साइज का एरिया और यहाँ y से सवाल है प्राइस की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कितने स्क्वायर फीट एरिया है, उसकी प्राइस कुछ ऐसे करेंगे 2000
डॉलर है, ऐसे में कोई प्राइस। इसी तरह से मेरे पास अगर एरिया की इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ कर रही है तो प्राइस की इंफॉर्मेशन इस तरह से है। अगर एरिया की इंफॉर्मेशन ऐसे है तो प्राइस की इंफॉर्मेशन इस तरह से एंड सो ऑन। तो इस तरह से मेरे पास ट्रेडिंग है। तो मैंने क्या किया, इस डाटा को मैंने विजुअलाइज करना, तो मैंने कैसे विजुअलाइज किया, मैंने इसका ग्राफ बनाया, प्लॉट किया, यहाँ पे मेरा x है, ये मेरा y है। तो हमने देखा हर x के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास y है, तो मैं इसे ड्रॉ कर दूँ तो मेरे पास ऐसा बैठा। तो ये मैंने एक रिलेशनशिप किया बिटवीन साइज और प्राइस के। ठीक है, बड़ी कोशिश से इस बात को अब मैं कहूँ अगर कुछ किया मैंने तो करके एज की इंफॉर्मेशन को मैंने ऐड कर दी। मेरे पास एक और फीचर आ गया करके एज। अब मैं तीन फीचर को यानी दो फीचर को उनके प्राइसिंग के साथ विजुअलाइज करना चाहूँ, उसका प्लॉट बनाना चाहूँ, तो कैसे बना सकते हैं शायद। क्या करूँगा इस प्लॉट को, क्या करना है इसके साथ। ठीक है, चलो ये 2D प्लॉट है, आप जस्ट 3D बना दें। क्या मतलब ये एक डायरेक्शन के अंदर आपने साइज की इंफॉर्मेशन दी है, इस डायरेक्शन के अंदर क्या देते हैं ऐसे ही है ना, यानी कि x यहाँ पे एज है, उसी जगह पे साइज की इंफॉर्मेशन और वर्टिकली हम क्या शो कर रहे हैं। लेकिन स्टिल इसको विजुअलाइज करना हमने लास्ट में भी देखा था जब कॉस्ट की हम बात कर रहे थे कि जैसे ही डाटा 3 डिमेंशन के अंदर जाता है उसे विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो फिर इस वजह से हमने कंट्रोवर की बात कर रहे हैं, कंट्रोवर फिगर की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी मुश्किल पेश हो जाएगी कि पहले हम कैसे करके यहाँ ड्रॉ करेंगे, प्राइस यहाँ करेंगे। सही है, तो सोल्यूशन फिर क्या है, सोल्यूशन ये है कि कोई और नोटेशन हम यूज करें। ठीक है, किसी और तरह से डाटा को विजुअलाइज करने के लिए कोई और नोटेशन यूज करें, कोई और सिंटैक्स यूज करें। ठीक है, तो वो सिंटैक्स हमें कौन सी चीज प्रोवाइड करेगी, यहाँ पे उस चीज का क्या नाम है, उसका नाम है लीनियर अलजेब्रा की नाम जो नोटेशंस हैं उन्हें हम यूज करें। लीनियर अलजेब्रा की नोटेशन से मुराद क्या है, मैट्रिसेस की नोटेशंस और वेक्टर की नोटेशन। हमारा डाटा जैसे ही बड़ा होगा, अब हम उसे विजुअलाइज करना चाहें तो कैसे विजुअलाइज करेंगे, उसको डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। अगेन बड़ा आसान हो गया, ठीक है ना, यहाँ विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल है। और अगेन अगर मैं इसके साथ ना यहाँ फीचर का ये फीचर मेरा मान है, ये मेरा फीचर क्या होगा, फीचर के नाम जैसे फीचर पढ़ेंगे तो उनके नाम भी बड़े हो जाएंगे। तो अगेन इसे ऐसे विजुअलाइज करना हमें मुश्किल पेश आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म कर देंगे। जैसे देखिएगा मैंने क्या किया है, ये मेरा डाटा है। अब मेरे डाटा के अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं, जैसे साइज की इंफॉर्मेशन, एज की इंफॉर्मेशन आपने मुझे बताई, इसी तरह से